Hello, chartered accountants. Hope you all are doing good. Welcome to this amazing session of CA Inter Advanced Accounting Buyback of Securities Day 5. लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो किया था एंट्रीज, और मैंने बैलेंस शीट जो है वो आपको होमवर्क में दी थी क्योंकि एकदम सिंपल बैलेंस शीट थी। आई होप आप सबने बना ली होगी, तो एक बार चेक कर लेना। आंसर जो है वो बैलेंस शीट का शेयर कैपिटल में जो है वो 14,400, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और ये टोटल आपका हो जाएगा। नॉन करंट असेट में पीपी आपका 28,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका 900 और अदर करंट असेट 16,500। इस तरह से 45,400 आपका टोटल हो जाएगा। यहाँ पे इतने इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप 14400। रिजर्व में से इतना ट्रांसफ़र किया। CRR चेक करते जाना अपना अपना आंसर। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, एडजस्टमेंट फ्रॉम प्रीमियम पेड ऑन बायबैक, ये हो गया। P&L अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस ये एडजस्टमेंट जो हमने किया वो। फिर उसके बाद सिक्योर्ड लोन में 9% डिबेंचर्स। नोट स्टॉक अकाउंट में इतनी ही चीज़ें बनेगी, बाकी सारी चीज़ें तो डायरेक्ट एज इट इज़ दे दी थी, तो हमें सिर्फ लिखनी थी। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट बैलेंस शीट में? नहीं? तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, हमारा बाकी था। RTP नवंबर 2021 का क्वेश्चन है, कर लेते सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, X Limited furnishes the following summarized balance sheet as at 31st March 2021। ठीक है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में अगर आप देखोगे तो इक्विटी शेयर्स है 20 रुपए वाले फुल्ली पेड अप, कितने के? 50 लाख। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे देखो, बोलो, नींद आ रही है? 2,50,000 इक्विटी शेयर्स, 2,50,000 इक्विटी शेयर्स 20 रुपए वाले है, फुल्ली पेड अप है। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपए वाले है 10 लाख के। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, रेवेन्यू रिजर्व है, P&L अकाउंट है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ये भी एक तरह से फ्री रिजर्व ही माना जाता है। इसको ये क्यों बनाते हैं उसका मैंने पहले भी बताया था, वापिस याद करवा देता हूँ। कंपनी को डिविडेंड का ट्रेंड मेंटेन करके रखना होता है, उसके लिए ये जो है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड बनाते हैं। ठीक है, ताकि कभी कोई साल जो है वो प्रॉफिट कम हो जाए तो फिर उस ये वाले रिजर्व में से जो है वो क्या कर सकते, डिविडेंड दे सकते। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में डिबेंचर्स है, नॉन करंट असेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, करंट असेट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री कैश एट बैंक, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है। द शेयरहोल्डर्स एडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑन द डेट ऑफ अबोव मेंशन्ड बैलेंस शीट टू बायबैक 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल। 25% हमें बायबैक करना है, एंड इट वॉज डिसाइडेड टू ऑफर ए प्राइस ऑफ 20% ओवर मार्केट प्राइस। द प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर इज ₹30 पर शेयर। कितने रुपए में बायबैक करेंगे? 30 रुपये प्लस 20%, कितना हो जाता है? 36, बराबर। अच्छा, पर फेस वैल्यू कितनी थी? 20 रुपये थी, ध्यान रखना इस बार 10 रुपये नहीं थी, 20 रुपये थी फेस वैल्यू। देखो यहाँ पे, बराबर। तो फिर आपका 16 रुपये का क्या हो जाएगा? प्रीमियम हो जाएगा। फिर टू फाइनेंस द बायबैक, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उन्होंने 3,000 14% डिबेंचर्स इशू किए 100 रुपये वाले एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। ठीक है, फिर उन्होंने 2500 10% प्रेफरेंस शेयर्स और इशू किए 100 रुपये वाले। अब मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, क्या डिबेंचर्स इशू करने से लीगल रिक्वायरमेंट पूरी होती है क्या? नहीं होती है। तो डिबेंचर्स इशू करने से आपको सिर्फ पैसे मिलेंगे, उससे लीगल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं होने वाली है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इशू करके लीगल रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो ये जो हमने 2500 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं 100 रुपये वाले, उससे आपकी लीगल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होगी। ठीक है, फिर हमने इन्वेस्टमेंट बेचा है 1 लाख रुपए का, कितने में बेचा है? 1,50,000 में बेचा है। ऊपर इन्वेस्टमेंट कितना दिख रहा है? ऊपर तो इन्वेस्टमेंट 3 लाख दिख रहा है,
बट इसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट ही बेचा है, ठीक है। उसके बाद मेंटेन ए बैलेंस ऑफ ₹2 लाख इन रेवेन्यू रिजर्व, मतलब जो रेवेन्यू रिजर्व है उसमें अभी कितना बैलेंस है, 5 लाख है। मैक्सिमम हम जो है वो इसमें से यूज कर सकते हैं 2 लाख माइनस करने के बाद कितना यूज कर सकते हैं, 3 लाख। उससे ज्यादा रेवेन्यू रिजर्व हम यूज ही नहीं कर सकते, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लेटर द कंपनी इशू 3 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी 15 इक्विटी शेयर हेल्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये सब कुछ हो जाने के बाद कंपनी जो है वो बोनस शेयर्स इशू कर रही है, और बोनस शेयर्स में क्या बोला है कि 3 fully paid up equity shares of ₹20 each for every 15 equity share। 15 शेयर के सामने जो है वो 3 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, समझे, इस तरह से। और हमें जो है वो क्या करना है, जनरल एंट्रीज पास करनी है। बैलेंस शीट भी बोला है, पर ठीक है, बैलेंस शीट तो सिंपल पार्ट है, वो कर लेंगे। करते स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 था। सबसे पहले हमने ये सीखा है कि जहां जहां से पहले पैसा आ रहा हो ना, वहां से पैसा मंगवा लो। अब पैसा है ना, इस बार 3 जगह से आ रहा है। एक तो डिबेंचर्स इशू करके पैसा आ रहा है, ये वाला। एक प्रेफरेंशियस इशू करके पैसा आ रहा है, और एक इन्वेस्टमेंट बेच के भी पैसा आ रहा है। तीनों जगह से पहले पैसा मंगवा लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिबेंचर्स है, 14%। 14% डिबेंचर्स अकाउंट, कितना, तो 3,000 डिबेंचर्स है, 100 रुपये वाले है। 3,000 इंटू 100, और बाकी के लिए हम क्या क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हम प्रीमियम पे डिबेंचर्स को इश्यू कर रहे हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये हो जाएगा 3,000 इंटू, अच्छा ये 20% ही है ना सीधा, तो इंटू 20 कर देते। 20% प्रीमियम पे है, तो ये हो जाएगा कितना, 60,000। तो डेबिट कितना करोगे, 3,60,000, ठीक है। उसके बाद और कहाँ से पैसा आ रहा है, तो प्रेफरेंशियस इशू करके पैसा आ रहा है। तो 2500 प्रेफरेंशियस 10% वाले हमने इशू किए 100 रुपये में, पार पे ही इशू किए। तो सीधा एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा आपका 2500 इंटू 100, ठीक है, डन। उसके बाद थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री आप जो है वो करोगे इन्वेस्टमेंट बेचने की। अगेन बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में बेचा, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए में, पैसा कितना आया, 1,50,000। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने का गया, इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ 1 लाख का गया,
उसके बाद और क्या क्रेडिट करेंगे, तो तीन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 50,000 रुपीज़ से, ठीक है। उसके बाद तीनों जगह से पैसे आ गए। अब हम जो है वो क्या करेंगे, अब ये फर्स्ट पॉइंट जो हमें बायबैक करने का बोला है वो बायबैक कर देंगे। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमें बायबैक करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 2,50,000 थे। 2,50,000 का 25%, कितना, 62,500। देखो तो 62,500 शेयर्स हमें जो है वो क्या करने, बायबैक कर रहे हैं। तो पहले तो ड्यू करवा देंगे। तो ड्यू करवाने की एंट्री क्या हो जाती है, ड्यू करवाने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आप डेबिट करते हो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करोगे, तो 62,500 शेयर्स इंटू 20 रुपये फेस वैल्यू है, 12,50,000। ओके, 12,50,000 प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट को भी जो है वो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। कितने से डेबिट करोगे, तो 62,500 इंटू आपकी बायबैक प्राइस क्या डिसाइड हुई थी, तो बायबैक प्राइस डिसाइड हुई थी 36 रुपीज़, 20% अबो मार्केट प्राइस। तो 20% अबो मार्केट प्राइस 36, तो 36 में से 20 रुपये तो फेस वैल्यू है, बाकी के 16 रुपये जो है वो क्या है, आपका प्रीमियम है। कितना हो जाता है, और ये आपका इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 22,50,000। फिर इसका क्या कर दोगे, आप पेमेंट कर दोगे। आप पेमेंट की एंट्री तो एकदम सिंपल, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट आप डेबिट कर दोगे टू बैंक अकाउंट, 22,50,000। सिंपल। उसके बाद बायबैक हो गया, बायबैक ही करना था हमें, तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब बोनस इशू करने से पहले हम हमारी लीगल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर लेते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट हमें कहाँ से पूरी करनी है, पहले तो हमें लीगल रिक्वायरमेंट कितनी पूरी करनी है, तो 12,50,000 इस बार नहीं होगा। हम है ना एक काम करते हैं, अलग से एक इसकी वर्किंग बना लेते हैं। एक एंट्री लीगल रिक्वायरमेंट की आएगी, एक प्रीमियम राइट ऑफ करने की आएगी। तो चलो पहले प्रीमियम राइट ऑफ करने की कर देते हैं। तो प्रीमियम राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती थी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। तो ये कितना हो जाएगा, 10 लाख। उसके बाद अब हमें जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, उसकी एक एंट्री आएगी और बोनस की 2 एंट्री आएगी। तो उतनी जगह छोड़ के एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। CRR हमें कितना क्रिएट करना है उसकी एक हमें वर्किंग बनानी पड़ेगी। तो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक, कितनी फेस वैल्यू की इक्विटी शेयर्स आपने बायबैक की है, तो 62,500 इंटू 20, 12,50,000 आया था। इसमें से हम माइनस कर देंगे फेस वैल्यू ऑफ
प्रेफरेंस शेयर्स इशूड, कितने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए आपने? 2500 प्रेफरेंस शेयर्स आपने इशू किए, ये रहे। तो 2500 इंटू उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपये, माइनस कर देंगे 2,50,000। तो फिर CRR जो आपको क्रिएट करना है, कितना क्रिएट करना है? 10 लाख रुपए का क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब ये 10 लाख रुपए कहाँ कहाँ से इकट्ठा करेंगे तो वो देख लेते हैं एक बार। तो हमें रेवेन्यू रिजर्व तो सिर्फ और सिर्फ कितना यूज करना है? 3 लाख यूज करना है, तो सबसे पहले उसको यूज कर लेते हैं। तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे। 3 लाख। लेकिन हमें जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व तो क्रिएट करना है, वो तो 10 लाख रुपए करना है, ठीक है। 10 लाख के लिए और हमें 7 लाख चाहिए, पर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत ज़्यादा बैलेंस जो है वो है, पड़ा है। इसका अगर आप सॉल्यूशन देखोगे ना, तो इसमें इंस्टीट्यूट ने सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज़ किया है CRR यूज़ करने, CRR क्रिएट करने के लिए। इसके सॉल्यूशन में अगर आप जाके देखोगे तो, बट मॉड्यूल में जितने भी सम्स है उसमें कहीं पे भी सिक्योरिटीज प्रीमियम उन्होंने यूज़ नहीं किया है। वैसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंस्टीट्यूट ने इस वाले सम में सिर्फ एक बार किया है सिक्योरिटीज प्रीमियम। बाकी मॉड्यूल के कोई भी सम में, लेटेस्ट मॉड्यूल के कोई भी सम में उन्होंने जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज़ नहीं किया है, जब तक जरूरत नहीं पड़ती है तब तक। तो हम अभी के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज़ नहीं करेंगे, PNL अकाउंट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो PNL अकाउंट हम डेबिट करते हैं। कितना डेबिट करेंगे? तो 7 लाख हमें और चाहिए, और 2 क्या हो जाएगा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 10 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद CRR क्रिएट हो गया, प्रीमियम राइट ऑफ हो गया। अब हमें जो है वो क्या करना है, आखिरी पॉइंट इनका जो बोला गया था बोनस वाला, वो पूरा कर देते हैं। बोनस के लिए हमें ये बोला गया है कि 15 शेयर्स के सामने 3 इक्विटी शेयर्स हम फुल्ली पेडअप 20 रुपए वाले इशू कर रहे हैं। पहले तो उसकी एक वर्किंग नोट बनेंगे। कि कितने बोनस शेयर्स हमें जो है वो देने हैं। तो आपके कितने शेयर्स होंगे तो उसके सामने कितना बोनस मिलेगा। तो अगर आपके 15 इक्विटी शेयर्स होंगे तो उसके सामने आपको 3 बोनस मिलने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अब इक्विटी शेयर्स हमारे बचे कितने? तो 2,50,000 थे, उसमें से 62,500 तो गए। कितने बच गए? 1,87,500। ये कैसे आया? तो यहाँ पे लिख देते हैं 2,50,000 माइनस 62,500। इतने इक्विटी शेयर्स आपके बचे थे, तो उसके सामने कितने बोनस शेयर्स आए आपके? 12,500 बोनस शेयर्स आए। 37,500 आ रहे हैं, ठीक है। 37,500 बोनस शेयर्स आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हमें पैसे कितने जोड़ने हैं, वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स कितना हो जाएगा? तो 37,500 इंटू 20 के हिसाब से कितना हो जाता है? 7,50,000। हमें इतने पैसे जोड़ने हैं रिजर्व्स में से। तो देखते हैं, पर अभी हमने 10 लाख का तो CRR क्रिएट किया है। तो हम सबसे पहला प्रेफरेंस तो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के लिए किसको देते हैं? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 7,50,000 टू बोनस टू
शेयर होल्डर्स अकाउंट 7,50,000 के बाद वाली एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7,50,000। बस इतनी सी एंट्री होगी। क्लियर? विदाउट? वैसे सम सिंपल था, बस एक चीज ध्यान रखनी थी कि ये जो डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हो उससे कोई लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। ये तो हमने जब स्टार्टिंग में एग्जांपल्स किए थे उसी में ये चीज तो हमने समझ ली थी। ठीक है, अब हमें कुछ एक दो कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। पहले वो कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और फिर जो है वो एक बड़ा सा सम अच्छा वाला है वो सॉल्व करेंगे। चलो पहले इसकी है ना अच्छे से बैलेंस शीट बना लेते पूरी, फिर जो है वो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में कुछ वो सिक्योरिटीज प्रीमियम उन्होंने कुछ अलग यूज़ किया है और हमने कुछ अलग किया है। वरी उसके आंसर का स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा तो आंसर वरी मैच नहीं होगा। इससे अच्छा हम जो है वो जल्दी से बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो फॉर्मेट बनाओ चलो बैलेंस शीट का फटाफट। मेरे पास तो बना हुआ है। स्क्रीन एक मिनट, स्क्रीन कुछ दिख नहीं रहा है ना स्क्रीन। अब विजिबल है स्क्रीन। स्क्रीन ना देखें तो मेरे को एक बार से बता देना। हमें एक्स लिमिटेड की जो है वो बैलेंस शीट बनानी। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल बनेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस बनेगा, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज में 12% डिबेंचर्स है। तो फिर यहाँ पे हम किस तरह से लिखते हैं, सेकंड करके नॉन करंट लाइबिलिटीज में यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखेंगे, उसके अंदर डिबेंचर्स लिखेंगे। सीधा यहाँ पे डिबेंचर्स हम नहीं लिख सकते। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में क्या है, तो यहाँ पे इस तरह से करंट लाइबिलिटीज उसके अंदर अभी कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ है, तो फिर उस केस में हम यहाँ पे अदर करंट लाइबिलिटीज लिख सकते हैं। और उसका नोट्स टू अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, 5,50,000 सीधा ही यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा टोटल का कॉलम,
फिर नीचे हम स्टार्ट करेंगे किससे, बी वाले पार्ट, ये हम पहले लिख देते हैं टोटल ऑफ 1। फिर नीचे हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट जो है आपका किस चीज़ का, असेट्स का। में सबसे पहले आता है नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर जो है वो आता है आपका ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका भी सीधा फिगर ही लिख सकते हैं क्योंकि हमें कोई नोट्स टू अकाउंट अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद करंट असेट्स, करंट असेट में सबसे पहला क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने का रहा, 3 लाख था, उसमें से 1 लाख का इन्वेस्टमेंट में हमने बेच दिया, तो अब यहाँ पे सीधा क्या लिख देंगे, 2 लाख लिख देंगे। इन्वेंट्री में तो कोई चेंज नहीं, तो इन्वेंट्री आपका रहेगा कितना, 2 लाख। उसके बाद कैश एंड बैंक, इसका हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमारा नंबर ऑफ नोट नंबर क्या हो जाएगा, 4। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल वाला कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, नोट्स टू अकाउंट्स। अब सबसे पहला जो नोट टू अकाउंट हमें बनाना था वो किस चीज़ का बनाना था, क्या था पहला, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में अगर हम देखें तो 2,50,000 इक्विटी शेयर्स थे और प्रेफरेंस शेयर्स भी है। तो इधर सबसे पहले एक काम करते, प्रेफरेंस शेयर्स लिख देते हैं यहाँ पे, इश्यूड शेयर कैपिटल करके। पहला कितने प्रेफरेंस शेयर्स है, तो 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 रुपये वाले। और हमने कुछ इशू भी तो किए, कौन से वाले इशू किए देखो, अगेन 10% इशू किए, कितने वाले, 100 रुपये वाले, तो वो भी तो हमें उसमें ऐड करने पड़ेंगे ना। तो टोटल अब हमारे प्रेफरेंस शेयर्स कितने हो जाएंगे, 12,500। तो 12,500 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each fully
पेड अप। तो इधर बाहर ये हो जाएगा 12,50,000। उसके बाद इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर्स थे कितने, 2,50,000 थे। उसमें से हमने बायबैक कितना कर लिया, हमने बायबैक कर दिया 62,500 का। लेकिन हमने कुछ बोनस भी तो दिया। कितने का बोनस दिया, देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 37,500। तो इसमें हमें 37,500 ऐड भी करना पड़ेगा। कितना हो जाता है, 2,25,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, है ना, 20 ईच फुल्ली पेड अप। तो बाहर अमाउंट आ जाएगा कितना बताओ तो, 225 इंटू 20, 45 लैक्स। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमें एक नोट लिखनी पड़ती है बोनस के लिए। क्या नोट लिखनी पड़ती है, आउट ऑफ अबो 37,500 शेयर्स were issued by way of बोनस। इस तरह से हमारी नोट कंप्लीट रहती है। कितना आएगा बाहर अमाउंट, 57,50,000। यही हमारा टोटल भी हो जाएगा 57,50,000। तो ये बन गया आपका शेयर कैपिटल का नोट स्टॉक अकाउंट। अब आते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस पे। सेकंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में वन बाय वन सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस देखते जाते। सबसे पहला कौन सा था, कैपिटल रिजर्व। इसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दो। कैपिटल रिजर्व आपका हो जाएगा 1,00,000 बाहर सीधा। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वैसे 12,00,000 का। इसमें से आपने पहले तो प्लस करो, डिबेंचर्स पे तो आपको प्रीमियम इशू करके मिला है ना कुछ, तो कितना मिला है देखो, 60,000। तो ऑन डिबेंचर्स जो हमें मिला है वो हमें 60,000 रुपीज़ मिला है। और अगर हम माइनस करें, माइनस कहाँ पे यूज़ किया हमने, राइट ऑफ करने के लिए। क्या राइट ऑफ करने के लिए, प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए हमने प्रीमियम यूज़ किया था। कितना यूज़ किया उसके लिए, 10,00,000। तो बाहर फिगर कितना आ जाता है, 2,60,000। ठीक है। उसके बाद थर्ड, रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व में बैलेंस हमें बोला गया था वैसे 5,00,000 है, लेकिन ट्रांसफ़र हमने कर दिया कहाँ पे, CRR में। तो अगर CRR में ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं, कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कितना रखना था हमें, नहीं 2,00,000 रखना था, तो 3,00,000 हमने ट्रांसफ़र किया था, आके ना। फिर डी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना था, इसमें
अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको एक जगह पे प्रॉफिट हुआ था, कहाँ पे हुआ था? इन्वेस्टमेंट बेच के। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको हुआ था कितने का? 50,000 का हुआ था। पचास हजार ही लिखा है ना? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको 50,000 का हुआ। उसके बाद हमने ट्रांसफ़र किया है, कहाँ पे ट्रांसफ़र किया है? CRR में ट्रांसफ़र किया है। कितना ट्रांसफ़र किया था? 7 लाख। और कहीं पे यूज़ हुआ है क्या PNL? नहीं। ये कितना हो जाएगा? 13,50,000। उसके बाद डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, ये सीधा 5,50,000 बाहर दिख जाएगा। और एंड में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना क्रिएट किया था हमने? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व देखो आगे जाके 10 लाख का किया था। ये रहा 10 लाख। अब 10 लाख का CRR हमने क्रिएट तो कर दिया था, लेकिन उसको कहीं पे यूज भी किया था हमने। माइनस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस कितना? 7,50,000 यूज कर लिया था। तो अभी बाहर कितना बचेगा? 2,50,000। इतनी ही चीज़ें थी रिजर्व में, और कुछ था नहीं। तो इन सब का टोटल कीजिए। 27,10,000 बराबर। तो रिसर्च एंड सरप्लस वाला बन गया हमारा। डन लिख लिया सबने, आगे बढ़ सकते हैं हम। उसके बाद दो छोटे छोटे और नोट्स तो अकाउंट बनाने हैं हमें। थर्ड लाइन खींच देते हैं। थर्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या था? 12% डिबेंचर्स था, 12,50,000 का। एक तो ये था 12% डिबेंचर्स, 12,50,000 का। हमने और इश्यू भी तो किए, पर वो कौन से परसेंटेज वाले थे? देखो परसेंटेज उसका क्या था? 14% था। तो यहाँ पे आपको अलग से लिखना पड़ेगा 14% डिबेंचर्स। कितना किया था हमने? देखो तो आगे। सबसे पहले एंट्री में भी बताना 3 लाख। क्या हो गया? तो ये हो जाएगा कितना? 15,50,000। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का हमने बना दिया। उसके बाद हमें किस चीज़ का नोट स्टॉक अकाउंट बनाना था? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सीधा बनाना था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बहुत सारी चीज़ें थी।
तो सबसे पहले कैश एंड बैंक बैलेंस अगर हम लिख दे, कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है आपका 15,75,000। अब है ना एंट्रीज देखते जाओ। सबसे पहली एंट्री में डिबेंचर्स के पैसे आए, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितने पैसे आए 3,60,000। उसके बाद दूसरी एंट्री में प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके पैसे आए, तो इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने आए 2,50,000। उसके बाद थर्ड एंट्री में इन्वेस्टमेंट बेच के पैसे आए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने आए 1,50,000। उसके बाद फिर बायबैक चालू किया हमने, तो उसमें बायबैक ने हमने कितने पैसे दिए 22,50,000। उसके बाद और कोई पैसा आ रहा है क्या, पैसा आ भी नहीं रहा है और जा भी नहीं रहा है, नहीं है ना कोई एंट्री में बैंक अकाउंट। एंट्रीज चेक कर लेनी कि बैंक कहाँ पे डेबिट हुआ है वहां पे ये प्लस कर दो, बैंक क्रेडिट हुआ है तो वो माइनस कर दो। कितना है 85,000। डन। अब सारे टोटल बता दो मुझे एक बार, रिजर्व सरप्लस का कितना है 27,10,000 और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का अभी हमने निकाला कितना 15,50,000 और कैश इन बैंक का 85,000। चेक करो तो टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है, कितना आ रहा है टोटल 1,05,60,000। एक बार बैलेंस शीट रख रहा हूँ, अगर ऑनलाइन वाले किसी का लिखना बाकी है तो पॉज कर करके लिखते रहना। ठीक है, डन। अब हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे कंसेप्ट पे। अब हमें दो कंसेप्ट पढ़ने हैं। वैसे ये दो कंसेप्ट पहले ओल्ड इंटर जो होता था उसमें पूरा चैप्टर वाइज होता था, बट अब क्या है कि वो चैप्टर निकाल दिया और बस वो छोटे छोटे कंसेप्ट्स इसके रख दिए। अब क्योंकि सम में वो कंसेप्ट आ रहा है इसलिए हमें पूरा वो जो है वो अच्छे से समझना पड़ता है, बट जितना रिक्वायर्ड है उतना ही मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। पूरा चैप्टर हमें वापस नहीं पढ़ना है उस चीज़ का। सबसे पहला एक कंसेप्ट आता है, हेडिंग दे दो परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स। ये क्या चीज होती है पहले समझना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने जो है, जस्ट अ सेकंड, अब ये परचेज ऑफ ओन डिबेंचर क्या होता है समझना ध्यान से। कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, बरोबर। अब कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए और कंपनी ने बोला कि हम 5 साल बाद इस डिबेंचर को क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। अब किसी ने डिबेंचर्स परचेस कर लिए, अब जिसने डिबेंचर्स परचेस कर लिए जरूरी तो नहीं है ना कि वो हम सारे ही लोग जो है वो 5 साल तक अपना पैसा ब्लॉक रख सकते हैं, कि हम वेट करें कि 5 साल खत्म हो उसके बाद कंपनी जो है हमें डिबेंचर्स का पैसा वापस दे। किसी ना किसी को बीच में पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो फिर उस केस में अगर वो कंपनी के पास जाएगा कि भाई
मेरे को पैसे की जरूरत है, आप डिबेंचर्स का मेरे को रिडम्पशन कर दो। कंपनी उसको पैसे नहीं देगी, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, यही डिबेंचर्स को ओपन मार्केट में बेचना पड़ेगा। जैसे शेयर्स ओपन मार्केट में ट्रेड होते हैं, वैसे डिबेंचर्स भी जो है वो ओपन मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं। तो अगर कोई पर्सन ओपन मार्केट में कंपनी के डिबेंचर्स बेच रहा है, अब सीधी सी बात है, देखो 100 रुपए में, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का डिबेंचर था, अगर वो ओपन मार्केट में 100 रुपए में बेचेगा तो 100 रुपए में तो कौन ही खरीदेगा, क्योंकि 100 रुपए में तो कंपनी भी दे रही थी, तो फिर कौन ही खरीदेगा। तो जनरली ऐसा देखा जाता है, जरूरी नहीं है कि भाई 100 रुपए में बेच ही नहीं सकता, बेच भी सकता है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो प्राइस होती है डिबेंचर्स की, उससे थोड़ा डिस्काउंटेड रेट पे ही जो है वो ओपन मार्केट में बेचते हैं डिबेंचर होल्डर्स, क्योंकि कंपनी तो पैसे देने से रही, तो उसको पैसे चाहिए, तो अब वो क्या करेगा, अपने डिबेंचर्स ओपन मार्केट में बेच देगा, किसी को ट्रांसफर कर देगा उससे पैसे लेके। अब जनरली ये जो ट्रांसफर करते हैं वो एक डिस्काउंटेड प्राइस पे करते हैं। तो अगर कंपनी को, अब सुनना ध्यान से, अब ये मेन कंसेप्ट आ रहा है, अगर कंपनी को ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी खुद से दिखती है, कंपनी के पास कैश बैलेंस पड़ा है, कंपनी को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि मेरे ही कंपनी के डिबेंचर्स कोई ओपन मार्केट में डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, खुद ही वो डिबेंचर्स क्या करती है, खरीद लेती है। इसी को ही हम बोलते हैं परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स। अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स कंपनी ने खुद ने क्या कर लिए, परचेस कर लिए। अच्छा, फिर परचेस करके क्या सजा के रखेगी उसको, बोले ये जेब से निकाल के ये जेब में इंटरेस्ट दे, ऐसा करेगी नहीं ना। जैसे ही वो ओन डिबेंचर्स परचेस करेगी, उसको फिर वो क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। अब ये जो ओन डिबेंचर्स परचेस करने की एंट्री होती है, वो एंट्री हमें समझनी है यहाँ पे, ठीक है। तो समझते हैं, ये बंद, हाँ चल। सबसे पहले खरीदने की एंट्री, तो पहली देखो, ओन डिवेंचर्स खरीदने की एंट्री क्या होती है, एज गुड एज आप एक कोई एक नया इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहे हो, वही एंट्री होती है। तो यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट परचेस करते हो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करते हो, तो यहाँ पे ओन डिवेंचर्स अकाउंट आप डेबिट करोगे, और क्या क्रेडिट कर दोगे, ऐसा जाएगा ना, ओन डिवेंचर्स खरीदने हैं, बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। इसमें एक इंटरेस्ट वाला पोर्शन भी आता है, पर जैसे मैंने बोला कि वो उतना रिक्वायर्ड है नहीं अभी के लिए। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी इसमें, अब कंपनी इस ओन डिबेंचर्स को कैंसिल करना चाहती है, तो उस केस में जो परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट है, डिबेंचर्स वैसे कंपनी की लायबिलिटी होती है, अब लायबिलिटी को कैंसिल आउट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो कंपनी परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट को क्या करेगी, डेबिट करेगी, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या क्रेडिट कर देगी, तो ये ओन डिबेंचर्स के सामने ही हम कैंसिल कर रहे हैं, तो टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट, और इसको कैंसिल करने में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, इस तरह से ओन डिबेंचर्स की एंट्री होती है। क्लियर। अब एक और छोटा सा कंसेप्ट हमें समझना है, फिर उसके रिलेटेड हम जो है वो कल सम्स स्टार्ट करेंगे। क्या कंसेप्ट का नाम क्या है, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब ये चीज़ क्या है, पहले तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। इसका भी पहले पूरा चैप्टर हुआ करता था, बहुत बड़ा अच्छा खासा, बट वो चैप्टर अभी निकाल दिया है। बट एक छोटा सा एक
एक ही सम में एक पॉइंट डाल दिया, उसकी वजह से हमें ये कंसेप्ट जो है समझना पड़ता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता क्या है? सबसे पहले इन्फोसिस कंपनी, आपने अगर नाम सुना हो तो इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस, उसने ये चीज़ जो है इंट्रोड्यूस की थी। जब इन्फोसिस के स्टार्टिंग के दिन थे तो क्या होता था, उनके पास पैसे की बहुत तंगी रहती थी। तो एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि उनको उनके पास सैलरी देने के भी पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपने ही एम्प्लॉयज़ को ये ऑप्शन दिया कि भाई अभी हम तुमको कैश सैलरी नहीं दे रहे, हम तुमको सैलरी के बदले हमारे ही कंपनी के क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे दे रहे हैं। तो तब पहली बार ये सिचुएशन आई थी कि उन्होंने डिस्काउंटेड रेट पे अपने ही एम्प्लॉयज़ को जो है वो ऑप्शंस दिए थे, मतलब शेयर्स दिए थे। उस टाइम पे जिसने भी शेयर्स खरीद रहे होंगे और रखे होंगे, अगर रखे होंगे तो फिर वो आज बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में शायद घूम रहा होगा, क्योंकि उसके बाद इन्फोसिस की वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। बट जैसे जिसके नसीब। ठीक है, हम तो आ जाते इस पे। अब ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है ना, वो एज ए टूल यूज होता है एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए। एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए मतलब क्या, कि भाई एम्प्लॉय जल्दी छोड़ के भाग ना जाए, इसलिए ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया जाता है। अब इसमें कैसे होता है समझना। अच्छा, इसमें दो तरह से होता है, एक परफॉर्मेंस कंडीशन पे होता है और एक होता है सर्विस कंडीशन। ये दोनों वर्ड मैंने क्या बोले, इतना सारा सम में नहीं आएगा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ क्या होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एंट्रीज तो सिंपल है, एंट्री समझ लेंगे अभी। एक होता है परफॉर्मेंस कंडीशन। परफॉर्मेंस कंडीशन कैसे समझना, अगर मैं अपने एम्प्लॉय को ऐसा बोलूँ कि देख भाई, वैसे तो तेरी सैलरी जो है वो 4 लाख रुपए है, लेकिन अगर तू इतना अच्छा काम करेगा कि इतना टर्नओवर तू अचीव कर लेगा, तो हम तेरे को सैलरी जो है वो 1 लाख एक्स्ट्रा देंगे इंसेंटिव के रूप में। तो एम्प्लॉय क्या सोचेगा, हाँ भाई 4 लाख तक तो सब मिलने ही वाला है, 1 लाख तो ऊपर का एक्स्ट्रा काम है। हाँ ठीक है, एक्स्ट्रा काम करेंगे नहीं करेंगे क्या फर्क पड़ेगा, सब करते हैं कुछ नहीं करते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक ये तरह से आपने बोल दिया। अब यही चीज को मैं अलग तरीके से अगर बोलूं, सुनना, मैंने एम्प्लॉय को बोला कि वैसे तो तेरी सैलरी 5 लाख रुपए है, लेकिन अगर तूने ये टर्नओवर अचीव नहीं किया, ये टर्नओवर अचीव नहीं किया, 1 लाख मैं काट लूंगा तेरी सैलरी में से। तो एम्प्लॉयर डरेगा, फिर अच्छे से काम करेगा। तो इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस कंडीशन, कि तेरे को एक परफॉर्मेंस अचीव करके देना है मेरे को, तो तेरे को जो है वो इसॉप मिलेगा। तो इसॉप में भी ऐसा होता है, तो उनको टारगेट्स दे देते हैं, अगर ये टारगेट्स अचीव होंगे तो आपको कंपनी के शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदने का मौका मिलेगा, वरना गया मौका। एक ये परफॉर्मेंस कंडीशन होगी। दूसरा होता है सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशन मतलब क्या, कि आपको कंपलसरी 3 साल तक कंपनी में रहना पड़ेगा। अगर आप 3 साल तक कंपनी में रहते हो तो ही आपको कंपनी के शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदने का मौका मिलेगा। तो ये भी एक लालच दे दी, तो उस लालच की वजह से जो है वो एम्प्लॉय क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में रह जाता है। ठीक है, तो अभी एज ए एम्प्लॉय रिटेंशन टूल ये यूज होता है। अब समझना, इसमें किस तरह से कुछ टर्म्स मुझे आपको समझाने हैं। यहां पे इट्स से फर्स्ट, सेकंड, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है। इधर पे कंपनी ने एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया कि भाई ये तुम्हारी सर्विस कंडीशन है कि तुमको 3 साल तक जो है वो कंपनी में काम करना पड़ेगा। तो जब ये ऑप्शन दिया उसको हम बोलते हैं ऑप्शन ग्रांटेड, कि एम्प्लॉयज को ये ऑप्शन दिया उन्होंने। फिर ये 3 साल के दौरान ये क्या होगा, कंडीशन पूरी होगी। तो ये जो 3 साल का पीरियड है ना, ये 3 साल के पीरियड को हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। कि जब तक तुम्हारी सर्विस कंडीशन या परफॉर्मेंस कंडीशन चलने वाली है, उस
पीरियड को हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। और इधर जब वो टाइम खत्म हो जाता है, 3 साल का कंडीशन था कि 3 साल रहना है, तो वो 3 साल खत्म हो गए, उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद हो जाता है ऑप्शन वेस्टेड, कि हाँ अब कंडीशन खत्म होगी। अब फॉर एग्जाम्पल 3 साल के एंड तक एम्प्लॉय रहा, कंडीशन सेटिस्फाई की, अब जब शेयर्स परचेस करने का टाइम आया तभी उसके पास कैश अवेलेबल नहीं है, बेचारे की गई ना मेहनत। तो इसलिए कंपनी क्या करती है कि एक ही दिन में आपको जो है सारे शेयर्स परचेस कर लेने, ऐसा नहीं होता है। कंपनी एक पीरियड देती है, एक्सरसाइज पीरियड, कि आपको ये जो ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, उस ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए भी आपको थोड़ा बहुत टाइम पीरियड मिलेगा, ताकि आप पैसा इकट्ठा कर पाओ और हमारे शेयर्स जो डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद पाओ। तो उसके बाद चालू होता है ये वाला पीरियड। लेट से कंपनी ने 6 मंथ का क्या दिया, एक्सरसाइज पीरियड, कि जो आपको ये ऑप्शन मिले हैं उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्या है, 6 महीने का टाइम मिलता है। अब सिंपल सी बात एक ये है कि अगर कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर्स इशू कर रही है तो वो एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है, तो एम्प्लॉय का फायदा कंपनी के लिए तो क्या है, नुकसान है ना, वो खर्चा है। तो अब उस खर्चे को किस तरह से बुक करना पड़ता है, तो उसके दो तरीके हैं, दो क्लासिफिकेशन है उसमें। सबसे पहला, अगर ऑप्शंस जो है वो वेस्ट हो रहे हैं आफ्टर 1 और मोर ईयर्स, तो उस केस में क्या होता है, कंपनी का ये जो खर्चा है, फॉर एग्जांपल कंपनी के मार्केट प्राइस जो है, कंपनी की फेयर वैल्यू जो है, फेयर वैल्यू पूरा ही लिखता हूँ, फेयर वैल्यू जो है वो लेट से 150 रुपये है, और कंपनी ने ये जो ऑप्शंस खरीदने का ऑप्शन दिया, ईसॉप खरीदने का जो ऑप्शन दिया, वो एक्सरसाइज प्राइस जो है, तो एक्सरसाइज प्राइस कंपनी ने रखी 75 रुपीज लेट्स। तो कंपनी को तो 75 रुपीज का नुकसान हो रहा है ना, एम्प्लॉयज को 75 रुपीज का फायदा हो रहा है। तो ये जो 75 रुपीज का नुकसान हो रहा है उसको हम बोलते हैं तो ये आपका 75 रुपीज का नुकसान है। तो अगर ये 75 रुपीज का आपको नुकसान हो रहा है और आपका वेस्टिंग पीरियड जो है वो 3 साल का है, अगर वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है, तो इस नुकसान को हम बुक करते हैं ओवर द वेस्टिंग पीरियड। समझे? तो अगर 3 साल है तो इसमें क्या होगा समझना, इसे अगर 3 साल है तो उस केस में एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहले एक एंट्री आप करोगे। देखो ये जो 75 रुपीज का खर्चा है वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स वेस्टिंग पीरियड बुक करना है। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये कितने से डेबिट होगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो आपका एक्सपेंस है
इंटू 1/3 के हिसाब से यहाँ पे बुक होगा, क्योंकि हमारा वेस्टिंग पीरियड क्या है, 3 साल है। ये हमारा वेस्टिंग पीरियड है 3 साल, समझे। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, तो अभी आपका ये खर्चा एक्चुअल में हो नहीं जा रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स होने वाला है। तो अभी के लिए आप एक रिजर्व क्रिएट कर देते हो, जिसको आप नाम दे देते हो ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये ईसॉप क्या है, ईसॉप ये है ई सॉप, ठीक है। तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट, फिर अब ये खर्चा है, तो खर्चे को तो हमें ईयर एंड पे क्या करना पड़ता है, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो हर साल आपका सारे ही नॉमिनल अकाउंट्स जो क्या होते हैं, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, इस तरह से आप ये ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है। यही सेम एंट्रीज होगी फॉर सेकेंड एंड थर्ड ईयर। उसके बाद स्टार्ट होगा आपका एक्सरसाइज पीरियड। तो एक्सरसाइज पीरियड में अगर ऑप्शंस एम्प्लॉय खरीदते हैं, तो उस केस में एंट्री क्या बनेगी समझना। देखो खरीद रहे हैं शेयर्स, तो पैसा तो मिलेगा, बैंक अकाउंट तो डेबिट करोगे, ठीक है। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट करोगे, तो जितना पैसा आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 75 रुपीज के हिसाब से पैसा आने वाला था, ठीक है। लेट से यहां पे मैं एक और चीज लिख देता हूं, फेस वैल्यू जो है ना वो 10 रुपये ही है, फेयर वैल्यू भले 150 है, मार्केट प्राइस भले 150 है, पर फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये ही है, ठीक है। तो यहां पे पैसा जो आएगा आपको वो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 75 के हिसाब से आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल जो आप क्रेडिट करोगे, ये जो मैंने लाइन छोड़ी वो लाइन छोड़ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट यहां पे जो क्रेडिट करोगे वो तो हमेशा किससे होता है, फेस वैल्यू से ही होता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 10 रुपये फेस वैल्यू है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, हर साल आपने एक अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया है। देखो ये वाला अकाउंट तो क्या था, यहाँ पे डेबिट हुआ, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, क्या हो गया, ये जीरो हो गया। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस का तो बैलेंस जीरो है, लेकिन हर साल आप एक अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे, ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट में, ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट में एंड ऑफ थर्ड ईयर ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होगा, कितने का क्रेडिट बैलेंस होगा, तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है इंटू 75 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ये जो आपने यहां पे क्रेडिट बैलेंस है इसका, यही चीज यहां पे क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 75 से। जो आपका डिस्काउंट आपने दिया था उससे आपका ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और अब एंट्री को टैली तो करनी पड़ेगी, तो जो एक्स्ट्रा 10 रुपये के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो सब कुछ क्या माना जाता है,
सिक्योरिटीज प्रीमियम माना जाता है। इस तरह से एंट्री होगी। एक बार वापस समझाता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, हर साल मुझे ओवर द पीरियड ऑफ वेस्टिंग पीरियड क्या करना है, खर्चे को बुक करना है ओवर द पीरियड ऑफ वेस्टिंग पीरियड। अब वेस्टिंग पीरियड कितने हैं, 3 साल है। जो भी टोटल मेरा खर्चा आ रहा होगा, टोटल खर्चा कितना आ रहा होगा, 75 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से, क्योंकि ये मेरा डिस्काउंट का अमाउंट है, ये मेरे नंबर ऑफ शेयर्स है जितने मुझे उनको देने हैं। तो इतना मेरा टोटल खर्चा आ रहा है। इस टोटल खर्चे को मेरे को 1/3 करके ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स बुक करना है। तो हर साल मैं एंट्री करूंगा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट। पहले साल 1/3 खर्चा बुक हुआ और ये अकाउंट तो इधर जाके क्या हो गया, क्लोज हो गया। सेकेंड ईयर सेम प्रोसीजर हुई, वापस इसका 1/3 खर्चा बुक हुआ। थर्ड ईयर वापस 1/3 खर्चा बुक हुआ। इस तरह से आपके टोटल मिला के 3 साल में पूरा ही खर्चा आपका पीएनएल अकाउंट में हर साल चला गया और सामने एक आप लायबिलिटी जो है वो क्रिएट करते गए ईसॉप आउटस्टैंडिंग की, बरोबर। अब थर्ड ईयर के एंड में, एंड ऑफ थर्ड ईयर, ईसॉप आउटस्टैंडिंग में क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि हर साल आप इसको क्रेडिट कर रहे थे ना, डेबिट तो कहीं पे कर नहीं रहे थे। तो इसमें क्रेडिट बैलेंस है कितना, तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आपको देने इंटू 75 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस है। अब जब एक्साइज पीरियड का टाइम आएगा तब क्या करोगे, पैसे तो आपको कितने मिलेंगे, 75 के हिसाब से ही मिलेंगे, क्योंकि आपने जो ऑप्शन प्राइस दिए है वो तो 75 दी है। जो डिस्काउंट दिया उसको अब डिस्काउंट आपने ऑलरेडी 3 सालों में बुक कर दिया है, तो वापस उसका खर्चा बुक करने की जरूरत नहीं है। तो जो 3 सालों में बुक किया था उसके लिए आपने अकाउंट जो क्रेडिट किया था, वो अकाउंट कौन सा क्रेडिट किया था, ईसॉप आउटस्टैंडिंग। उसी अकाउंट को यहां पे आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो 75 से ये डेबिट हुआ, 75 से ये डेबिट हुआ, और इक्विटी शेयर कैपिटल तो फेस वैल्यू से ही होगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से हो जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू कितना, 140 रुपीज का आपका जो है वो क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा। समझे, कोई डाउट किसी को भी? ठीक है, तो ये वाला हमने समझा। अगर ऑप्शन जो है वो आपके वेस्ट हो रहे 1 या 1 साल से ज्यादा, लेकिन अगर ऐसा केस है, ऑप्शंस ग्रांटेड एंड वेस्टेड इन सेम ईयर। अच्छा, ऑप्शन ग्रांटेड मतलब क्या, आपने ऑप्शन दिया। वेस्ट मतलब क्या, जो सर्विस कंडीशन थी, जो परफॉर्मेंस कंडीशन थी, उसका पीरियड, उसका खत्म होना, उसके बाद ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। यही हमने समझा था यहाँ पे कि यहाँ पे आपने ऑप्शंस दिए और यहाँ पे इस पीरियड में वेस्ट हो गए। अगर ये जिस साल में दिया होता इधर ही वो अगर वेस्ट हो जाता एक ही साल में, इतना 3 साल खींचने की जरूरत नहीं थी। अगर जिस साल ग्रांट किया उसी साल में अगर वेस्ट हो जाता दोनों ही, तो फिर उस केस में एंट्री क्या बनती, तो फिर उस केस में हमें ये जो थोड़ा 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 करके खर्चा बुक करना था वो करने की जरूरत ही नहीं है। जिस साल ऑप्शन ग्रांट किए, जिस साल ऑप्शन वेस्ट हुए, उसी साल में पूरा का पूरा खर्चा क्या कर दो, बुक कर दो। तो एंट्री सीधी क्या बनेगी, आप एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट ही डेबिट करोगे। अच्छा रुको 1 मिनट, इसको ऐसा नहीं लिखो, पहले 1 मिनट, पहले बैंक अकाउंट डेबिट लिखोगे, ऊपर पर अगर जगह हो तो लिख देना। बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा मिलेगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 75 रुपीज के हिसाब से पैसा मिलने वाला है। ठीक है, और जितना डिस्काउंट है उस डिस्काउंट के लिए आप क्या डेबिट करोगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट सीधा डेबिट कर दोगे, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 75 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कर दोगे, नंबर ऑफ शेयर्स
इंटू 10 रुपये टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर दोगे, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 140। अच्छा, अब इन दोनों एंट्रीज में डिफरेंस क्या है जरा देखो। इन दोनों एंट्रीज में डिफरेंस इस चीज का है, क्यों ये डिफरेंस आया? इधर हम खर्चा बुक कर रहे थे धीरे धीरे करके और उसको पीएनएल अकाउंट में डाल रहे थे, तो सामने एक अकाउंट कुछ क्रेडिट तो करना पड़ता। तो हर साल हम धीरे धीरे करके अमाउंट जमा करते जा रहे थे ईसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट में, इसलिए उसको रिवर्स करने के लिए यहां पे हमने यूज किया। इधर हम कहीं पे जमा कर रहे हैं क्या? हमें तो एक ही साल में पूरा खर्चा बुक करना है, तो सीधा हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट ही डेबिट करेंगे ना। ये खर्चा पूरा एक ही वन शॉट में डेबिट हो गया। अब ये जो खर्चा है, अब ये जो खर्चा है, इस खर्चे को ट्रांसफर कर दो। कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। समझे? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? वैसे फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा समझा दिया, सब में तो एक ही पॉइंट है, बट अगर वही कुछ उधर उधर से पूछ ले तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ईसोप होता क्या है। ठीक है, अब इसके रिलेटेड उन डिवेंचर्स एंड ईसोप के रिलेटेड एक ही सम है हमारे पास, वो बड़ा सा सम है थोड़ा, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहाँ पे ही रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट भी हो ऑनलाइन लेक्चर वालों को, तो आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।